Okay, so doubts of chemical kinetics. Chemical kinetics, page number 19, question number 54. For a reaction, A gives B, B gives C. T half for A and B are 4 and 2 minutes. Respectively. How much time would be required for B to reach the maximum concentration? T max निकालना है. A के लिए ग्राफ ऐसा जाएगा, B के लिए ग्राफ ऐसा जाएगा, C के लिए ग्राफ ऐसा जाता है. तो आपको ये T max निकालना है. कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में T max 1/K1 माइनस K2 log K1 बाय K2 होगा. तो यहां पर 0.693 अपॉन K1 इक्वल टू 4 होगा. 0.693 अपॉन K2 इक्वल टू 2 होगा. ए का बी में कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर है तो उस पे फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाल लेंगे. बी का सी में कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर से के निकाल लेंगे. इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है और वो दोनों फर्स्ट ऑर्डर है. तो आपको K1 K2 पता है. T max 1/K1 माइनस K2 log K1 बाय K2 होता है. तो एक्सप्रेशन में रख के लेंगे इसको. पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 4. पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 4. Copper 64 has half life 29, 12.8 hours. Decays by beta emission 38%. Positron emission 19%. And K electron capture 43%. Write the decay products and calculate the partial half lives for each of the decay process. ये पैरेलल रिएक्शन हो गई जिसमें से A B में कन्वर्ट हो रहा है, C में कन्वर्ट हो रहा है, D में कन्वर्ट हो रहा है. ये एक A का B में फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्जन है, A का C में फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्जन है, A का D में फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्जन है. तो A का ओवरऑल कन्वर्जन भी फर्स्ट ऑर्डर होता है और उसका ओवरऑल लैम्डा 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा 3 ओवरऑल होता है. तो हमको A का ओवरऑल हाफ लाइफ पीरियड दिया है तो हमें लैम्डा दिया हुआ है 0.693 अपॉन 12.8 पर आवर. ये ओवरऑल लैम्डा दिया हुआ है कॉपर का. अब कॉपर बीटा इमिशन करता है तो इसके कारण बनेगा जिंक 3064. कॉपर पॉजिट्रॉन इमिशन करता है तो ये बनेगा निकिल 2864. के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है बनेगा निकिल 2864. अब पैरेलल रिएक्शंस में ये जो तीनों हैं ये आपस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 रेशो होंगे. मतलब परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इंटू 100 और वो हमें दिया है 38%. तो लैम्डा 1 अपॉन इन तीनों का सम ये लैम्डा है जो हमें पता है.
तो यहां से λ1 आ जाएगा, ऐसे ही फिर λ2 आएगा, 19 इक्वल्स टू λ2 अपॉन यहां से, और फिर ऐसे λ3 इससे आ जाएगा, फिर पार्शियल हाफ लाइफ ऑफ बीटा इमिशन हो जाएगा 0.693 अपॉन λ1, पार्शियल हाफ लाइफ फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन हो जाएगा 0.693 अपॉन λ2, एंड पार्शियल हाफ लाइफ फॉर k इलेक्ट्रॉन कैप्चर 0.693 अपॉन λ3 होगा। In sequential reaction, we wrote concentration of B at any instance equals to A naught K1 by K2 minus K1. Then what will be the, if K1 equals to K2, then what will be the concentration of B? K1 nearly equal to K2 होगा, तो B का concentration क्या होगा? B का concentration एक्सप्रेशन में रख के ले आएंगे। अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन में K1 इक्वल्स टू K2 होगा, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ए का बी में कन्वर्जन K1 रेट से हो रहा है, बी में कन्वर्जन K2 रेट से हो रहा है, और जब इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं तो बी का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट K1 अपॉन बी का जो कॉन्सेंट्रेशन आता है वो ए नॉट K1 अपॉन K2 माइनस K1 e टू दी पावर माइनस K1t माइनस e टू दी पावर माइनस K2t आता। तो K1 और K2 को अगर हम इक्वल रख देंगे तो K2 माइनस K1 जीरो हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो K1 इक्वल टू K2 अगर रखेंगे तब क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, dV बाई dt इक्वल्स टू K1A माइनस K2B। तो ये एक्सप्रेशन dV बाई dt इक्वल्स टू K1 A माइनस B हो जाएगा, और A माइनस B का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसी भी मोमेंट पर ये एक्सप्रेशन लगा हुआ है ए नॉट A प्लस B प्लस C है। तो इसको K1 इक्वल टू K2 रख के इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, उससे होना चाहिए। करके एक बार देखना इसको।
पैकेज 28 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, पेज नंबर 28. Which of the following statement are correct? इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको आपको चेक करना है कि वो करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट is the ratio of the change of logarithm of the rate of reaction to the change in logarithm of the concentration of particular reactant, keeping the concentration of all the other reactants constant. Suppose A plus B gives C. एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन है, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन के ए की पावर पी बी की पावर क्यू है. तो सपोज हमें पी की वैल्यू निकालना है, तो अब हम इसको लिख देते हैं रेट इक्वल्स टू के बी की पावर क्यू इक्वल्स टू ए की पावर. अब इसका दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ रेट अपॉन के बी की पावर इज इक्वल्स टू पी लॉग ए. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट, ये लॉग ए नीचे चला जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट आ गया. The order of reaction with respect to one reactant is the ratio of change of logarithm of the rate of the reaction. इसको लिख लेंगे log of rate of reaction minus log k b की पावर q upon log a equal to p. The order of a reaction with respect to one reactant is the ratio of, ये ratio हो गया, of change of logarithm of, ये change हो गया, logarithm of rate of reaction to the change in logarithm of the concentration of particular reactant, keeping the all other reactants constant. तो ये ठीक स्टेटमेंट बन जाएगा. ऐसे इसको चेक कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट इस बात को बता रहा है कि नहीं. पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 76. पोलोनियम 210 decays with alpha to lead 20682 with a half life of 138.4 days. If 1 gram of polonium is placed in a closed tube, how much helium will accommodate in 69.2 days at STP? Initially इसका 1 ग्राम लिया था, मतलब 210 मोल लिए थे. सपोज इसके टी टाइम पर x मोल खर्च हो गए, तो इसके x मोल हीलियम के कलेक्ट होंगे. तो पोलोनियम का हाफ लाइफ पीरियड 138.4 डेज है, तो लैम्डा 0.693 अपॉन 138.4 पर डे होगा. 69.2 डेज के बाद पोलोनियम इतना बचेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू
2.303 upon P, log of initial amount of polonium upon amount of polonium at time t. इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. This x is the number of moles of helium collected. How much helium will be collected in 69.2 days at STP. या तो ये मोल में आंसर दिया होगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ हीलियम बोला है तो x इंटू 22.4 लीटर. पीछे आंसर देख लीजिए, मोल में दिया है कि ग्राम में दिया है कि वॉल्यूम में दिया है. ये कैसा क्वेश्चन आपने दिया है? पर्टिकुलर रिएक्शन विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. For a particular reaction with initial concentration of reactants as A1 and A2, for a particular reaction with initial concentration of the reactant as A1 and A2, the half-life period are T1 and T2. Find the order of reaction. ऐसे कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन निकाल पाएंगे? कुछ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है ये. पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 14. The hydrolysis of ester was carried out separately with 0.05 molar HCl and 0.05 molar H2SO4. Which of the following will be true? ईस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराया जाता है. रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इंटू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है. दिस K इंटू दिस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम एक नया K हो जाता है. तो रिएक्शन का काइनेटिक्स ये रहेगा. तो ये K किसके लिए ज्यादा होगा? 0.05 मोलर H2SO4 आपके पास में है. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इस केस में C प्लस C अल्फा होंगे, मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.05 से ज्यादा होंगे, जबकि 0.05 मोलर HCl के लिए, जो कि एक ही स्टेप में टूटता है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.05 होगा. तो K डैश विथ H2SO4 विल बी ग्रेटर देन K डैश विथ HCl. मगर इसका आंसर ए दिया है. अगर ये दोनों नॉर्मलिटी होते तो फिर ए आंसर होता, पर मोलारिटी दिए हैं तो फिर ये आंसर होगा. तो आंसर बी कर लीजिए उसका. Short form of PAN is used for both polyacrylonitrile and peroxyacetyl nitrate. Which one is used? PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पेरोक्सी नाइट्रेट दोनों के लिए होता है. अगर पॉलीमर बोला है तो फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बोलेंगे. इसके लिए अगर पॉलीमर वर्ड यूज किया है तो फिर वो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, और अगर पॉल्यूटेंट यूज किया है तो फिर वो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग में रहता है. पेज नंबर 20, क्वेश्चन 76. अभी करवा दिया मैंने ये.
पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 80. And 78. At a certain instance, page number 21, question number 78. At a certain instance of radioactive material contains 20 with power 12 atoms. The half life of material is 30 days. एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उसकी हाफ लाइफ 30 डेज है और किसी मोमेंट पर उसके 10 टू द पावर 12 एटम्स है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड. माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू होता है लैम्डा एन. आपको नंबर इंटीग्रेशन पर सेकंड चाहिए, पर हाफ लाइफ डेज में दिया है, तो दैट इज 30 इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड. तो उसका लैम्डा 0.693 अपॉन 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 पर सेकंड में आएगा. लैम्डा को पर सेकंड में रखेंगे, ये नंबर ऑफ एटम्स रखेंगे तो इस इंटीग्रेशन पर सेकंड आ जाएगा. ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में आएगा. अगर आपने लैम्डा को डेज में रख दिया तो फिर डिसइंटीग्रेशन पर डेज में आंसर आया था आपका. क्वेश्चन नंबर 80. A radioactive substance decays 20% in 10 minutes. एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 20% डीके होता है 10 मिनट्स में, मतलब उसका टी 20% 10 मिनट है. If at start there are 5 into 10 to the power 20 atoms present, अगर स्टार्टिंग में 5 into 10 to the power 20 atoms उसके थे, then after what time the number of atoms will be reduced to 10 to the power 18 atoms. कितने टाइम के बाद उसके 10 to the power 18 एटम्स बचेंगे. इससे हम लैम्डा निकाल लेंगे. लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 20% लॉग ऑफ 100 अपॉन 80. तो ये लैम्डा ये मिनट में रखा है, तो पर मिनट में लैम्डा आएगा. कितने टाइम के बाद में, इनिशियल नंबर ऑफ एटम इतने थे तो इतने हो जाएंगे. अब की बार आपको लैम्डा पता है, लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी. ये टी निकाल लेंगे, लैम्डा आपको पता है और ये आंसर मिनट में आएगा क्योंकि आपने लैम्डा को पर मिनट में रखा है. पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 and 6. In a reaction, threshold energy is equal to, किसी रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी ये पूरी एनर्जी होती है. एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स वो इतनी है. ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी. द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन, अधिकतर रिएक्शंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 से 3 के बीच में लाई है. पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 74. The half life of nuclide radon 220 is 54.5 second.
What mass of radon is equivalent to 1 millicurie? 1 millicurie के इक्विवेलेंट रेडॉन का मास क्या होगा? रेडॉन 220 आइसोटोप है. सपोज रेडॉन का कुछ मास है जो 1 मिलीक्यूरी रेडियो एक्टिविटी दे रहा है, तो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 मिलीक्यूरी, मतलब 1 इंटू 3.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. इतनी रेडियो एक्टिविटी 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड विल बी इक्वल टू होना चाहिए लैम्डा एन. तो ये नंबर ऑफ रेडॉन एटम्स दे देगा जो इतना एक्टिविटी रखेंगे. 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7 लैम्डा कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन 54.5. ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में है, ये पर सेकंड में रखा है. एन नंबर ऑफ रेडॉन एटम्स 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 54.5 अपॉन 0.693. इतने रेडॉन एटम्स हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडॉन, नंबर ऑफ रेडॉन एटम्स अपॉन 6.023 इंटू द पावर 23. इतने मोल रेडॉन होंगे. मास रेडॉन का कितना होगा 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडॉन का मास आ जाएगा ग्राम में जो 1 मिलीक्यूरी एक्टिविटी देगा. A gives B plus C is a first order reaction. Then at time t and at time infinity, N1 and N2 moles of reagent reaction progress is measured with the help of R. If A, B and C have an N factor ratio of 1:2:3 with this R. एक रिएजेंट है R, टाइम t इक्वल टू टी पर उसके N1 मोल लगते हैं, टाइम t इक्वल टू T2 पर इनिटी पर उसके N2 मोल लगते हैं. तब जबकि ये रिएजेंट ए बी सी तीनों से रिएक्ट करता है और ए बी सी तीनों से रिएक्ट करने के लिए उसका N factor रेशियो 1:2:3 होता है. Then find K in terms of T N N2. At time t equal to 0 इसका इनिशियल अमाउंट A था. At time t equal to T A माइनस x होगा तो ये x होगा, ये x होगा. At time t equal to infinity 0 होगा तो A और ये A होगा. हमें A का B में कन्वर्जन और C में कन्वर्जन K equals to 2303 अपॉन T log of A अपॉन A माइनस x. ये क्या पता करना है? हमें A के प्रोपोर्शनल कोई टर्म चाहिए और A माइनस x के प्रोपोर्शनल कोई टर्म चाहिए. ये रिएजेंट A B C तीनों से रिएक्ट करता है और 1:2:3 रेशो में रिएक्ट करता है. तो रिएजेंट के इनफाइनाइट टाइम पे N2 मोल लगे हैं. तो अगर A इनिशियली बहुत ज्यादा लिया होता तो इनफाइनाइट टाइम पे B और C बहुत ज्यादा बनते तो N2 की वैल्यू बहुत ज्यादा आती. तो A के प्रोपोर्शनल टर्म हो सकता है N2. अब हमें A माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल टर्म चाहिए एट एनी टाइम T. मीडियम में A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, A प्लस एक्स रिएक्टेंट रहेगा. जिससे कि ये T टाइम T पर
रिएजेंट आर रिएक्ट कर रहा है एट टाइम टी, रिएजेंट आर रिएक्ट कर रहा है, उस समय मीडियम में ए होगा, बी होगा और सी होगा, तीनों होंगे। तो ए से रिएक्शन करने के लिए उसका एन फैक्टर 1 है, बी से रिएक्शन करने के लिए उसका एन फैक्टर 2 है, और सी से रिएक्शन करने के लिए उसका एन फैक्टर 3 है। मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट सी से रिएक्शन करने के लिए कम है, मतलब वो सी से 3 गुना ज्यादा रिएक्ट करता है बी के कंजन में। ठीक है, तो टी टाइम पर जो N1 मोल आप डालोगे वो ए बी सी तीनों से रिएक्शन का 1:2:3 रेशो में, मतलब 1/1 + 2 + 3 ये ए से रिएक्शन करेगा, तो 1 + 2 + 3 1/6, तो N1/6 ये a - x के प्रोपोर्शनल टर्म हो जाएगी, और इंफिनिटी पर a रहेगा नहीं, a के प्रोपोर्शनल टर्म जो ले लेंगे वो N2, उस समय पर 2:3 रेशो में रिएक्शन कर रहा है, तो N2/5 ये a के प्रोपोर्शनल टर्म, ये a - x के प्रोपोर्शनल टर्म लेकर यहां रख देंगे, जाएगा। और कोई डाउट? हेलो सर। सर ये वाला जो क्वेश्चन अभी आप को था 1/t ऑफ n2 होल डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ n2 - n1 को चाह रहा था, और मतलब मेरे आंसर में ऊपर 4 की जगह 6 आ रहा था, तो वो स्पेसिफाई आंसर में कर क्या आ दो रहा सर। था इसका? 1/t ln ऑफ 4n2 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 1/t ऑफ ln of 4n2, डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ n2 - n1। तो इससे आ जाएगा ना ये। सर मेरा 6 आ रहा था, एक बार बता दीजिए आंसर तक। 6 तो यहाँ भी आ रहा है, रिएजेंट आर ए बी सी तीनों से रिएक्शन करता है, बीच में जब रहेगा तो ए बी सी तीनों रहेंगे, तो सी के लिए वो जितना रिएक्ट करेगा वो 3 टाइम्स होगा, सी से रिएक्ट करेगा 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये 1 टाइम ही करेगा। और टी टाइम पर N1 मोल लगे हैं। सर मतलब इसमें अगर टी टाइम पे देखें तो अपन, जिससे ए का कंसंट्रेशन a - x है और बी और सी का x है, तो हम्म अगर रिएजेंट लेंगे तो a - x मतलब उसका ए के साथ तो 1 रेशियो है, तो हम्म रिएजेंट का a - x आ जाएगा, और बी के रिस्पेक्ट में 2x और 3x आ जाएगा। फिर हम्म ऐसी इक्वेशन टी टाइम पे निकालेंगे और इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो 2a और 3a आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 रेशियो में, और a तो है ही नहीं हम्म तब। हम्म तो उस वाले से आंसर अलग आ रहा था सर, मैंने ऐसा करा था, तो ये सही करा था मैंने। तुमने सही करा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बार और इसको रीचेक कर लेना, आना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो उसको देख लेते हैं, फिर से पूरा कर लेंगे। ओके सर, ओके सर। तरीका तो सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखते हैं।